अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन खूनी और डरावनी कहानी। जब तक इस चेहरे को ना देखूं लगता है कुछ अधूरा सा है। सीढ़ी चढ़ती सहर अपनी मखसूस खनकती आवाज़ में बोली। शहाब जो छत की मुंडेर से लगा महवियत से आसमान को तक रहा था, उसको आता देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। सहर उसके बराबर खड़े होते हुए वारफ्तगी से उसे देखने लगी, जिस पर वो चिढ़ सा गया और बेजारी से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। क्यों इतना कतराते हो मुझसे? अपनी औकात में रहो तुम। मुझसे फासले पर रहो सहर, तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शहाब उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोला और सीढ़ियाँ धप धप करते उतर गया। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ सकती, वो आहिस्तगी से उसे जाता देखकर बोली। सहर उसकी चचा जात थी, जो अपने माँ बाप की अकलौती बिगड़ी हुई औलाद थी। चचा चची ने उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करके उसको खुदसर के साथ साथ बदतमीज़ भी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ गर्दानती ही नहीं थी। शहाब के 2 बड़े बहन भाई थे। बड़े भाई बैरून मुल्क अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी के सिलसिले में मुकीम थे और बहन की भी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा शहाब था, जो MBA मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। सहर ने तालीम को इंटर के बाद ही खैराबाद कह दिया था। उसका सारा वक्त मूवीज़ और गाने सुनने में गुजर जाता था। शहाब को जितनी सहर से नफ़रत थी, उतनी ही सहर को शहाब से मोहब्बत थी। वो जितना उससे दूर भागने की करता, वो उतना ही उसके नज़दीक आने की करती थी। शहाब को उसके इस जनून से नफ़रत थी। वो चाहता था कि उसका सहर से सामना भी ना हो, मगर मुसीबत ये थी कि वो सब एक ही घर में मिल के रहते थे। शहाब की तो ज़िंदगी का एक ही महवर था, वो था आरज़ू को पाना। हालांकि शहाब जानता था कि उसकी ये आरज़ू पूरी होना आसान नहीं है, मगर वो भी क्या करता। कच्ची उम्र से उसकी आंखें आरज़ू की हमराही के सपने बनती आ रही थीं। आरज़ू सदफ की बेटी थी। सदफ उनके घर पहले कपड़े धोया करती थी। उस वक्त शहाब 10 साल का था। जब 8 साला आरज़ू अपनी माँ सदफ के साथ आती तो वो उसके साथ खेल में मगन हो जाया करता था, और सहर उन दोनों के साथ खेलना भी चाहती तो वो उसे डांट के भगा दिया करता था। और दूर खड़ी सहर सुलगती आंखों से खेल में मगन आरज़ू और शहाब को देखा करती थी। वक्त गुजरा, बचपन से जवानी आई तो शहाब आरज़ू की एक दूसरे के लिए मोहब्बत पुख्ता होती चली गई। मनमोहनी सूरत की शीरी लहजे की मालिक आरज़ू शहाब की ज़िंदगी थी, तो वहीं वक्त गुजरने के साथ सहर का जनून भी शहाब के लिए बढ़ता चला गया। अरे बड़े दिन बाद चक्कर लगाया सदफ तुमने? शहाब की माँ सादिया, जो तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थीं, दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई सदफ को देखकर खुशगवारी से बोली। माँ की आवाज़ पर वहीं तख्त पर आंखें बंद किए शहाब ने पट से बंद आंखें खोल दी और दिलचस्पी से सुरमई आंचल सर पर उड़ी आरज़ू को देखने लगा। वो उसकी नज़रों की तपिश से सिमट कर माँ के पीछे छुप सी गई, जिस पर उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। बस क्या करूं बाजी, अब कहीं ज़्यादा निकलना ही नहीं होता। ये मिठाई देने आई थी। मेरी आरज़ू ने माशाल्लाह 14 जमातें पास कर ली हैं। फर्स्ट डिवीज़न आई है इसकी, सदफ फ़ख्र से बताने लगी। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। शहाब की माँ सादिया आरज़ू को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी, जिससे वो शर्म से गुलाबी पड़ गई। शहाब का नखियों से उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखने लगा। तुम्हारी बेटी है ही बहुत अच्छी। हाँ बाजी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैट्रिक में थी तब जिद करके मेरा घरों का काम छुड़वाया था। लोगों के खुद कपड़े सीकर ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाया करती थी। इतनी कम उम्री में ही इतनी जिम्मेदारियां उठा ली थी मेरी बेटी ने। सदफ को एक अरसा हो गया था काम छोड़े, क्योंकि आरज़ू को नहीं पसंद था कि वो घर घर जाकर काम करे। बस अब तो दुआ है बाजी, मेरी बच्ची की ऐसी अच्छी जगह शादी हो जहाँ इसे सुख ही सुख मिले। तुम फिक्र क्यों करती हो? जितनी अच्छी है ये, उतनी ही अच्छी जगह इसकी शादी भी होगी। शहाब की माँ सदफ को तसल्ली देते हुए बोली। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो सदफ मासी, शहजादा ब्याने आएगा इसे। तंज से बोलती हुई सहर वहीं आ गई। उसके ख़ास तौर पर लफ्ज़ मासी कहने से आरज़ू के माथे पर शिकने आ गई थी। बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते बेटा। सहर की माँ साइका वहाँ आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली। हालांकि उनको सदफ और उसकी बेटी एक आंख नहीं बाती थी, मगर जिठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली। वो चाहती थी कि जिठानी साहिबा सहर का हाथ शहाब के लिए मांग ले, मगर साइका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी।
शहाब को रग़बत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल खाक हो गया। क्या गिफ्ट लोगी पास होने पर? शहाब छत पर आरजू से बात करते हुए बोला। कुछ भी नहीं, वो शर्मीले लहजे में बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो फरीफ्ता हो गया। आगे का क्या इरादा है आरजू तुम्हारा? मास्टर्स का इरादा है मेरा। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है? वो शौक हुआ मगर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। आरजू चुप क्यों हो गई? शहाब, आपको लगता है हमारी शादी मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? आज देखा था आपने सहर कैसे अम्मी को मासी कहकर हमारी औकात याद करवा रही थी। माना हम गरीब हैं, पर मुझे सहर की आंखों में जो तज़हीक नज़र आती है ना, वो बहुत चुभती है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो चाहती है कि मैं उसका हो जाऊं, मगर ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। शहाब ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आरजू है, और आरजू के सिवा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई और नहीं आ सकता। पीछे किसी की आहट महसूस करके शहाब पलटा तो सहर को खड़ा देखकर उसका खून खोल उठा। आरजू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये कहकर उसने कॉल काट दी। तुमको तमीज़ नहीं है, दूसरों की बातें सुनती हो? तुमको तमीज़ नहीं, मासी की बेटी से इश्क लड़ाते हो? सहर उसकी बात के जवाब में बोली, जिस पर वो उसे कड़े तेवरों से घूरने लगा। ऐसा क्या है उसमें जो तुम यूं दीवाने हो रहे हो? क्या मैं हसीन नहीं हूँ? वो बेबाकी से उसके नज़दीक होते हुए बोली। नहीं, तुम हसीन नहीं हो, तुम एक बेशरम लड़की हो। शहाब के चश्मे तसव्वुर में आरजू का शर्माया हुआ रूप आ गया। इतना खुद को किसी के आगे अर्जा मत करो। वो तंज से बोलते हुए उसे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सहर सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी पुश्त को देखकर बुड़बुड़ाई। आरजू का रिश्ता आया था जो सदफ को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन शहाब का परेशानी से बुरा हाल था। दूसरी तरफ कॉल पर रोती आरजू ने उसे बेचैन कर दिया था। ऑफिस से घर आकर आज शहाब ने माँ से बात करने का इरादा किया। माँ उसके कमरे में चाय लेकर आई तो उसे मुनासिब मौका मिला। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ का हाथ पकड़कर उसने बेड पर बिठाते हुए कहा। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? आज तो बोल दिया है, आज के बाद ये बात मुंह से कभी नहीं निकालना। वैसे भी तुम्हारे पापा तुम्हारी सहर से शादी करना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगा अम्मी, पर मैं उस चुड़ैल सहर से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। तमीज़ से रहो शहाब। अम्मी, आप जानती नहीं सहर किस कदर बदतमीज़ और बद इखलाक है। आपके सामने वो चच्ची से कितनी बदलिहाज हो जाती है। सोचें, शादी के बाद वो आपसे और पापा से भी ऐसी ज़ुबान दराजी करेगी। वो माँ से बोला, जिस पर वो चुप कर गई। वैसे वो सहर की ज़ुबान दराजी से बहुत खाइफ थीं। बड़े छोटे का उसमें एहतराम नहीं था। अम्मी प्लीज़, आप बाबा से बात करें। ठीक है, मैं कर लूँगी तुम्हारे बाबा से बात, पर इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी आरजू से हो जाएगी। वो बेबसी से माँ को देखकर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया, जहाँ दरवाजे से सहर लग के खड़ी थी। उसको देखकर उसका पारा चढ़ गया। काफ़ी ढीठ हो तुम सहर। वो दुरुस्तगी से बोलते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में आ गया। सहर भी तेज़ी से उसके पीछे आई। क्या किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में जब आया जाता है तो इजाज़त तलब की जाती है? वो सहर को घूरते हुए बोला। मत करो मेरे साथ ऐसा शहाब, मैं मर जाऊंगी। वो उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए बोली, जिस पर वो एकदम बौखला गया। तुमने इजाज़त तलब क्यों नहीं की मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की? शहाब सख्ती से बोला। तुम जाओ यहाँ से। तुम समझती क्यों नहीं, इंसान हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं जिसको तुम जिद करके मांग लोगी। किसी पर काबिज नहीं हुआ जाता, ये दिलों के फैसले होते हैं सहर। मैं कुछ नहीं जानती शहाब, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर मैं आरजू से मोहब्बत करता हूँ सहर। उस मासी की बेटी में ऐसा क्या है शहाब? वो हकारत से बोली। आइंदा आरजू के बारे में इस तरह से बात ना करना। निकल जाओ मेरे कमरे से अब तुम। मैं मर जाऊंगी शहाब तुम्हारे बगैर। तो ठीक है, मर जाओ। वो सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए बोला। सहर उसकी बात पर खामोशी से उसे देखती रही, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गया। कुछ सोचकर वो आरजू को कॉल करने लगा। हेलो आरजू, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वो उसके कॉल उठाते ही बोला। कहाँ चलने के लिए? हम दोनों अपना घर छोड़ के चलते हैं। आपका मतलब हम घर से भाग जाएं? हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी किसी सूरत तुमसे शादी पर राज़ी नहीं। दूसरा, मुझे सहर के बढ़ते जुनून से खौफ आ रहा है। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ शहाब। अम्मी को जो मान है मुझ पर, वो मैं कैसे तोड़ दूँ? ठीक है, फिर भूल जाओ मुझे। वो उसकी बात पर सख्ती से बोला, जिस पर आरजू खामोश हो गई। आरजू, क्या मेरे बिना रह लोगी तुम?
शहाब उसकी खामोशी पर बोला, मैं भी नहीं रह पाऊंगा आरजू तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मना मत करो। वो उसकी खामोशी पर इल्तिजाई लहजे में बोला, ठीक है शहाब, मैं चल रही हूँ। ठीक है, रात 1:30 बजे मैं तुम्हारे घर की तरफ जो रोड है उधर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहने के बाद उसने अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। काश अम्मी आप मान जाती तो मुझे इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करना पड़ता। वो उदासी से बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगा। शहाब को घर छोड़ने का सोच के ही दिल पर बोझ सा महसूस होने लगा था। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि शोर की आवाज़ पर वो घबरा के उठा। बाहर आया तो शहर के कमरे से साइका चची के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो घबरा के वहाँ गया, मगर सामने के मंजर ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। शहर की पंखे से लटकती लाश, उसकी खुली आंखें शहाब को खुद को घूरती महसूस हो रही थीं। वो हैरान सा होकर सबको रोता देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था शहर अपनी जान ही ले लेगी। उसे शहर के जुनून की खबर थी, मगर ये खबर ना थी कि वो अपनी जान ही ले बैठेगी। किसी को नहीं पता था कि उसने खुदकुशी क्यों की, मगर शहाब और आरजू जानते थे इस खुदकुशी के पीछे उसका वो जुनून था जो उसकी जान ले गया। घर में सोगवारियत की कैफियत थी। घर के दरो दीवार से टपकती उदासी से शहाब को वहशत हो रही थी। आज उन दोनों को घर से चले जाना था। वो रात खामोशी से अपना बैग उठाए वहाँ पहुँच गया और आरजू का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे स्याह चादर से मुंह छुपाए आरजू आती नजर आई। वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसने दूसरे शहर की टिकटें कराई थीं। वहाँ उसका दोस्त अपनी बीवी के साथ रहता था। वहाँ पहुँचकर उन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए और दूर दराज के इलाके में आ गए, जहाँ उनको 2 कमरों का छोटा सा घर मिला जो गुजारे लायक था। मैं आज बहुत खुश हूँ आरजू, वो कमरे में आते हुए उसके पास बैठकर बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ शहाब, लगता है बरसों की मुराद पूरी हो गई। आरजू उसकी बात पर शर्माते हुए बोली, जिस पर शहाब मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। यहाँ उनको रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अल्लाह अल्लाह करके शहाब को नौकरी मिली, जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर शहाब ने सब्र शुक्र करके उस नौकरी को कबूल कर लिया। शाम में जब वो ऑफिस से आया तो उसे बावर्ची खाने में आरजू चाय बनाती हुई नजर आई। वो उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालते हुए कमरे में आ गया। अभी वो बेड पर बैठा मोज़े उतार रहा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, जहाँ से आरजू निकलती नजर आई तो वो सटपटा कर रह गया। वो घबरा के उठ के बावर्ची खाने की जानिब बढ़ा, मगर वहाँ कोई ना था। वो परेशान सा कमरे में आ गया, मगर आरजू से कुछ नहीं बोला, मुबादा वो डर ना जाए। इस रात उसे ऑफिस का काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। आरजू कब की सो गई थी कि अचानक बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसकी निगाह घड़ी पर गई जो रात के 2 बजा रही थी। इस वक्त कौन आ गया? वो बाहर की जानिब चल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसे महसूस हुआ कि कोई औरत है जो तेज़ी से उसके दरवाज़ा खोलते ही गुजरी है। पता नहीं कौन थी। वो कंधे उचकाता हुआ वापस कमरे की जानिब बढ़ा, मगर कमरे के बिस्तर पर आरजू को ना पाकर वो परेशान हो गया। वो फिक्रमंदी से बाहर आकर बराबर वाले कमरे में फिर बावर्ची खाने में झांकने लगा। वहाँ भी आरजू ना थी। वो परेशान होता हुआ वापस अपने कमरे में आया तो उसे आरजू बेड पर सोती नजर आई। वो ये मंजर देखकर चकरा सा गया। कितनी ही देर वो सर पकड़े बेड पर बैठा रहा। काफ़ी देर बाद वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन शाम ऑफिस से वापसी पर वो आरजू के लिए गजरे लेते हुए घर आया तो बेडरूम में दाखिल होते ही बेड पर सजी संवरी बैठी आरजू को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारे लिए गजरे लाया हूँ मैं, तो पहना देना, वो अपनी कलाई आगे करते हुए बोली। इससे पहले कि वो गजरे पहनाता, खटके की आवाज़ पर वो चौंक के पलटा। आरजू को कमरे में आता देखकर वो उछल गया और बेड की तरफ देखने लगा, जहां अब कोई भी ना था। आरजू, तुम तो अभी यहाँ थी ना? वो खौफ से हकलाते हुए बोला। नहीं तो, मैं तो बावर्ची खाने में थी। वो ना समझ आने वाली कैफियत में गिरफ्तार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने दबे लफ्ज़ों में आरजू से पूछा भी कि क्या इसे यहाँ घर में कुछ महसूस होता है, मगर आरजू ने कहा उसे तो यहाँ बहुत मज़ा आता है। और शहाब देख रहा था जितना वो इस घर में बेसकून था, आरजू उतनी ही इस घर में खुशो खुर्रम थी। उसके चेहरे से छलकती तमानियत देखकर शहाब को हैरत होती थी कि उसे वो सब क्यों महसूस नहीं होता जो शहाब महसूस कर रहा है। वीकेंड था। वो दोनों रात देर गए तक मूवी देखते रहे कि अचानक बिजली चली गई। उफ, क्या मुश्किल है यार, ज़बरदस्त सीन था, इस बिजली को भी अभी जाना था। शहाब बिजली वालों को कोसते हुए बोला। आरजू, बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ। जी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरजू मोमबत्ती ले आई। शहाब,
ایک بات پوچھوں؟ آرزو اس کے پاس بیٹھی آہستگی سے بولی۔ ہاں پوچھو۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آرزو کے سوال پر شہاب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ بتائیں نا پلیز، تم سے محبت مجھے کتنی ہے یہ تو تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولتے ہوئے موم بتی کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی تھی۔ اب شہاب نے وحشت زدہ ہو کر اس عورت کو زور سے دھکا دیا کہ اچانک بجلی آ گئی۔ آرزو بیڈ سے گری ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم نہیں تھی یہاں، کوئی اور تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی محسوس ہوتا۔ شہاب اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہاب کی صحت سخت خراب رہنے لگی۔ وہ گھر آنے کے نام پر ہی اندر تک سہم سا جاتا تھا، پھر کافی دنوں تک سکون رہا۔ شہاب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ آرزو کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی جو اسے اپنی طرف کسی کام سے بلا رہا تھا۔ وہ آرزو کو بتا کر اس کی طرف چلا گیا۔ واپس آتے آتے مغرب ہو گئی۔ گھر میں وہ داخل ہوا تو گھر میں چھوٹے سی آنگن میں لگے درخت کو وہ چونک کر دیکھنے لگا، مگر جب وہ اس درخت کے قریب گیا تو دہشت سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ درخت پر وہاں آرزو کی لاش لٹکی تھی، بالکل ویسے جیسے کچھ وقت پہلے سحر کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی آرزو۔ وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ شہاب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پیچھے سے آتی آرزو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے درخت کی جانب دیکھنے لگا جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تم زندہ ہو آرزو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی شہاب۔ تم اب کچھ مت بولنا، ہم بس آج رات یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ اس سے بولا اور کچھ فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنے شہر کی ٹکٹیں لیں اور گھر واپس آ گیا۔ ہم رات تک نکل رہے ہیں آرزو، وہ کمرے میں آتے ہوئے آرزو سے بولا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس تیاری شروع کر دو نکلنے کی۔ وہ اسے اجلت میں بولتے ہوئے خود بھی الماری کھول کے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آرزو بے چینی سے بولی۔ ہم واپس گھر جائیں گے۔ ہم اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ یہاں اس گھر میں کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، وہ بولا، اور وہ نمبر جو اس نے یہاں آ کر بند کر دیا تھا تاکہ گھر والے اس سے رابطہ نہ کر سکیں، اس نے وہ سم سیل میں لگا کر نمبر آن کر لیا۔ نمبر آن کرتے ہی آرزو کے بے تحاشا پیغامات آنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ان پیغامات کو پڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا شہاب، میں نہیں آ سکتی، میں اپنی ماں کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ میسیج پڑھ کے چکرا گیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری امی تمہاری جدائی میں بہت بیمار ہو گئی ہیں شہاب۔ شہاب پلیز واپس آ جاؤ، آنٹی راضی ہیں ہم دونوں کی شادی پر، خدارا جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اور اسی طرح کے آرزو کے یکے بعد دیگرے پیغامات تھے۔ اسے لگا پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے۔ پھر 2 ماہ سے وہ کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے گردن گھمائی۔ وہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ سحر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا سمجھتے تھے میں یوں آسانی سے تم کو چھوڑ دوں گی؟ 2 ماہ سے تمہارے ساتھ آرزو کے روپ میں رہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دو پلیز سحر، مجھے جانے دو۔ کیسے جانے دوں میں تم کو؟ تم تو میری محبت ہو آرزو کے روپ میں تو کب سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس رات تم نادان کیا سمجھے تھے؟ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی آرزو ہے۔ سحر اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جان لے لی، اب تم یہاں سے مر کے ہی جا سکتے ہو۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہاب کو اس وقت اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اسے اس وقت یہاں سے بچ کے نکلنے کی ایک آخری ترکیب نظر آئی تو وہ اچانک زور زور سے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے لگا، جس پر سامنے کھڑی سحر آرزو کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب؟ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ مزید اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہت تگ و دو کے بعد وہ آیت الکرسی، چاروں کل اور دیگر قرآنی آیات پڑھتے ہوئے وہاں سے جان بچا کر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 ماہ تک ایک گھر میں ایک بدروح کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ وہ اپنے گھر پہنچا تو ماں نے اسے خود سے لپٹا لیا اور بے تحاشا روئیں۔ ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے تم؟
میں نے صدف سے بات کر لی ہے آرزو کے لیے، مگر تم تو ایسے گئے کہ بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا امی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی ماں کے گلے لگ کے رو دیا۔ آج شہاب اور آرزو کی شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں شہاب بہت خوفزدہ رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ آرزو نہیں جیسے سحر ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف نکلتا چلا گیا۔ مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود وہ اس گھر میں گزارے ان 2 ماہ کو جب جب سوچتا ہے تو اس کی روح تھرا اٹھتی ہے۔